CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पिछले दिनों सरकार के द्वारा इसके रिगार्डिंग रूल्स बताए गए थे। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इसके अंतर्गत सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो अगर मैं बात करूँ ना इस पूरे प्रोसेस की, तो आप समझ पाओगे कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत वो ऑनलाइन होगा और एप्लीकेंट्स को जिस दिन दिया जाएगा तो कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, जहां पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, इसके अंतर्गत एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उसके माध्यम से पता लगेगा कि उस पर्सन का क्या रिलीजन है, कौन से धर्म से है। क्योंकि आप नोटिस करते हो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को जो कि आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए होंगे बिफोर आपका 31 दिसंबर 2014, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलने की बात है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डॉक्यूमेंट देगा कौन? देखो, दरअसल में यहाँ पे लिखा ज़रूर हुआ है कि आपकी कुछ जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ होंगी वो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को देंगी कि आपका धर्म क्या है। तो लोगों ने पूछा भाई कौन है ये अथॉरिटी, तो आंसर आया कि आपके घर के आसपास कोई भी जैसे पुजारी होते हैं ना किसी मंदिर के, वो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। होगा क्या, आप एक सिंपल कागज़ का पत्तर लेकर जाएंगे उनके पास और वहाँ पर ना पुजारी जी लिख देंगे हाँ जी भैया आपका धर्म हिंदू है, चलो, और साथ में 10 रुपये का आपका पेपर लग जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपका धर्म सर्टिफाई हो जाएगा इस तरह से। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि ये जो सरकार का नियम है, क्या है, आपकी क्या राय है? आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में नीचे बता सकते हो। दोस्तों, डेट है आज की 28 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, अगर आपको कुछ साउंड के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, इसका रीज़न ये है कि मैंने माइक के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। मैंने एक नया माइक मंगाया था क्योंकि पिछले दिन थोड़ी इश्यूज़ आ रहे थे। तो अगर इसमें भी थोड़े इश्यूज़ हैं तो आप मुझे प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा, ठीक है ना? और आज के लिए बियर कर लीजिएगा अगर ऐसा है। मैं कल से इंश्योर करूँगा कि मैं दूसरा कोई माइक अरेंज कर पाऊँ। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिस नेशनल पार्टी स्टेटस NPS के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक CPIM लीडर ने बात करी थी कि उनकी पार्टी का नेशनल पार्टी जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं खो सकता है, तो इस वजह से नेशनल पार्टी स्टेटस न्यूज़ में आ गया था। हमें पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ये जानना या रिवाइज करना ज़रूरी है कि कौन सी कंडीशंस के अंदर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। नेशनल पार्टी का दर्जा दरअसल में जैसे बड़ी पार्टीज़ हो सकती हैं, कांग्रेस, BJP, इस तरह से, पर एक्चुअल में इसके ना कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। ये 3 क्राइटेरियाज में से अगर आपने एक भी क्राइटेरिया मीट कर लिया ना तो आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। क्या है ये क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया कहता है कि आपका जो पिछले लोकसभा इलेक्शंस हुए उनके अंदर आपका कम से कम आपको 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले इन 4 और मोर स्टेट्स। साथ ही साथ आपको कम से कम 4 लोकसभा सीट तो जीतनी है। अगर आप ये पहला क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि आप कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी जीतते हो एंड साथ ही साथ आपको 6% कम से कम वैलिड वोट्स मिलते हैं इन 4 और मोर स्टेट्स, तब आपको नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि कम से कम आप 2% ऑफ द टोटल सीट जैसे 543 होती हैं, उसका कम से कम 2% तो आप जीते ही, एंड ये जो कैंडिडेट जीत के आएंगे ये कम से कम 3 अलग अलग स्टेट से होने चाहिए। उसके साथ ही तीसरी कंडीशन है कि अगर आपको 4 स्टेट्स के अंदर आपको एज आ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो अकॉर्डिंगली इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। तो दीज आर द 3 क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। UPSC थोड़ा भी ऊपर नीचे कर देगा, 6% की जगह 2% कर देगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेशनल पार्टी अगर मान लो बनती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि भैया एक तो आपका पार्टी सिंबल रिजर्व हो जाता है। जैसे आप जानते हो ना, कांग्रेस का आपका पंजा या हाथ आप कह सकते हो, कमल है BJP का, इस तरह से आम आदमी पार्टी का झाड़ू आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेशनल पार्टी का इस तरह से ना आपको पार्टी सिंबल रिजर्व हो जाता है। टेलीविज़न और रेडियो के ऊपर अच्छी खासी कवरेज आपको मिलती है और आपकी पार्टी के, नेशनल पार्टी के टोटल 40 तक स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर ये स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं? देखो, स्टार कैंपेनर ना एक तरह की एक लिस्ट होती है जहाँ पर एक कोई पर्सन पार्टी के लिए वोट मांग सकता है। जैसे बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी स्टार कैंपेनर की तरह एक्ट करते हैं, राइट? अब अच्छी बात ये होती है कि मान लो स्टार कैंपेनर ने कोई भी इलेक्शनरिंग की खर्चा वर्चा होगा इसके रिगार्डिंग, वो जो खर्चा होगा ना वो कैंडिडेट के पोल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं ऐड होगा। दरअसल में ना कैंडिडेट अपने पोल के ऊपर कितना पैसा खर्च कर सकता है इसकी एक लिमिट होती है। तो जो स्टार कैंपेनर जो भी करेगा उसका खर्चा कैंडिडेट के अंदर ऐड नहीं होगा, गिवन द फैक्ट कि ये जो स्टार कैंपेनर है ये जनरल पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा हो।
एट द सेम टाइम नेशनल स्टेटस वाली जो पार्टीज़ होती हैं उनको ज़मीन मिलती है सरकार से ताकि कहीं ना कहीं वो अपना हेडक्वार्टर्स बना पाएँ। तो ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं नेशनल पार्टी के रिगार्डिंग। बाकी साथ ही साथ 2 फ्री सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल भी इन पार्टीज़ को मिलते हैं और जो कैंडिडेट होता है उसको भी 1 सेट ऑफ फ्री रोल मिलता ही है। एंड इसके अलावा आप कहीं ना कहीं पूरे देश भर से अपने कैंडिडेट खड़े करते हो तो कहीं ना कहीं आपको और भी काफ़ी फेमस आप हो जाते हो। तो दीज आर सम ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग नेशनल पार्टी स्टेटस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। एक रिपोर्ट आई है UN के IOM के द्वारा जिसने ये बताया है कि लगभग 60% जो माइग्रेंट डेथ्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डूबने की वजह से यानी कि ड्राउनिंग की वजह से होती है। होता क्या है कि इलीगली जब कई बार माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में समुद्र वगैरह आ जाता है, ठीक है ना, एंड उसमें डूबने की वजह से माइग्रेंट्स की डेथ हो जाती है। माइग्रेंट होता क्या है, आपके दिमाग में पहला सवाल तो यही आएगा। देखो माइग्रेंट ना कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने यूजुअल रेजिडेंस से कहीं और मूव हो गया, दैट इज़ अ माइग्रेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से नहीं हूँ पर मैं रहता दिल्ली में हूँ, तो मेरी जो यूजुअल रेजिडेंस थी उससे कहीं ना कहीं मैं मूव अवे हो चुका हूँ। ध्यान में रखना माइग्रेशन कंट्री के विद इन भी होती है, आउटसाइड कंट्री भी होती है, ठीक है ना। ये टेम्परेरीली भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है, एंड अलग अलग रीजन्स के अक्रॉस भी हो सकता है, विद इन अ कंट्री भी एंड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ी IOM की तो आपको ध्यान में रखना ये पड़ेगा कि 1951 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इसके हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इंडिया इसका मेंबर है। टोटल आपको 175 मेंबर स्टेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। काम इसका ये है कि देखो जो माइग्रेशन होती है उसके रिगार्डिंग ना डिफरेंट चीज़ें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि माइग्रेशन को फैसिलिटेट करना, फोर्स्ड माइग्रेशन जो कई बार होती है ना उसके ऊपर कंट्रोल लेकर आना, माइग्रेशन को रेगुलेट करना, एंड माइग्रेशन के साथ डेवलपमेंट कैसे हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे इसके रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, वो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा ही निकाली जाती है। एंड इवन आने वाले 4 साल के अंदर यानी कि 24 से 28 इसकी कोशिश है कि लोगों की जान बचाई जा पाए। जैसे अभी देखा ना कि बहुत सारे लोग डूबने की वजह से मर जाते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं बचा पाएँ, माइग्रेशन के रिगार्डिंग हम पाथ्स को फैसिलिटेट कर पाएँ। ये इसका इंपॉर्टेंट काम रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का। बाकी इसको परमानेंट ऑब्जर्वर का भी स्टेटस किया हुआ है बाय UN जनरल असेंबली इन 1992। ये चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग ब्लैक कार्बन एमिशंस। अब पहला तो सवाल ये आएगा, सर ये ब्लैक कार्बन होता क्या है। देखो ब्लैक कार्बन ना एक तरह का सूट होता है। जैसे आप ना कई बार फायरवुड हो गया या फिर काऊ डंग हो गया, इनको अगर कई बार बर्न करते हो ना तो आपने नोटिस किया होगा ये जो फॉसिल फ्यूल्स हो गया या बायोमास हो गया, ये जब पूरी तरह से जब बर्न नहीं होते, फुली कंबस्टिबल नहीं होते, उस केस में जो आउटपुट निकलता है, जो कि इस तरह से पिक्चर में आप देख पा रहे हो, काफ़ी देखने में काफ़ी डार्क सूटी मटेरियल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम ब्लैक कार्बन। और ब्लैक कार्बन ने के ना अपने के बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप पूछेंगे सर वो कैसे, क्योंकि आप नोटिस करो, एक तो पहली बात, जब आपने ऐसे फॉसिल फ्यूल को बर्न किया या फिर गैस और डीजल इंजन से जो चीज़ अमिट हुई, कोल फायर्ड पावर प्लांट से जो चीज़ अमिट हुई, तो इनकम्प्लीट कंबशन हुई, पर्टिकुलेट मैटर आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से क्या होता है भैया, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है, समझे इस बात को। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, एंड अकॉर्डिंगली ना इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी वेजिटेशन, आपके इकोसिस्टम, आपके एयर पोल्यूशन, सब जगह के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। एंड इसके अलावा ना आप और चीज़ नोटिस करोगे, जैसे आपके रेजिडेंशियल सेक्टर 47% इसका कंट्रीब्यूटर है, इंडस्ट्री 22%, डीजल व्हीकल्स हो गया, ओपन बर्निंग एंड बाकी और चीज़ें इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स देखने को मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हमने फिर भी कुछ बेहतरी की है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह चीज़ें लेके आए हैं, पर रेजिडेंशियल एमिशंस अभी भी हमें ज़्यादा ही देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं इसके रिगार्डिंग। प्लस एट द सेम टाइम एक कंसर्न ये भी देखने को मिलता है कि एक्चुअल में ना ब्लैक कार्बन आपकी जो सनलाइट होती है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना। सनलाइट को ये ऑब्जॉर्व करेगा, उसको एटमॉस्फेयर को हीट करेगा, एंड आपका जो एल्बिडो होता है, एल्बिडो को ना ये कम कर देता है। अब आप पूछेंगे एल्बिडो क्या है, बेसिकली मान लो सनलाइट आ रही है तो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर मान लो ये एल्बिडो कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो स्नो है, जो आइस है, वो पिघलने ज़्यादा लग जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली ग्लोबल वार्मिंग हमें होती हुई देखने को मिल जाती है। अब पॉइंट ये आता है कि
ऐसी स्टडीज़ हमें बता रही हैं कि हमारी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके माध्यम से ना हम कहीं ना कहीं ब्लैक कार्बन एमिशंस को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये है क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है, जिसके माध्यम से जो BPL हमारी फैमिलीज़ हैं वहाँ पर महिलाओं को LPG कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। ठीक है, 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। पहले 8 करोड़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर अकॉर्डिंगली हमने टारगेट इंक्रीज़ किया अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। अब इस स्कीम के अंतर्गत ना आप जानते हो एक चीज़ कि फ्री एक्सेस मिलता है LPG सिलेंडर्स का स्टार्टिंग में। ठीक है ना, डिपॉजिट फ्री कनेक्शंस आपको मिल जाते हैं, तो उससे कुकिंग फ्यूल ना, क्लीन कुकिंग फ्यूल यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है महिलाओं को और उनके हाउस होल्ड्स को। क्योंकि आप नोटिस करो, अगर फ्यूल क्लीन नहीं है इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर आता है, और महिला जो कहीं ना कहीं खाना बनाती है उसके ऊपर तो और भी फर्दर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए ये जो स्कीम थी ना, इसने कुछ हद तक हेल्प करी है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो गया, ठीक है ना, एंड LPG कनेक्शंस, फ्री गैस स्टोव्स, डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा खासा मिला है, तो उससे कहीं ना कहीं ब्लैक कार्बन एमिशंस यहाँ पे कम हो पाए हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। पर कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि भैया डिपॉजिट वगैरह तो आपने डिपॉजिट फ्री कनेक्शन दे दिया, फ्री गैस स्टोव भी दे दिया, पहला आपने सिलेंडर भी दे दिया, उसके बाद ना लोग रिफ़िल नहीं कराते। 25% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने एक साल के अंदर या तो ज़ीरो रिफ़िल करवाया है या फिर एक ही रिफ़िल कराया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल बायोमास फॉर कुकिंग वो अभी भी बढ़ी हुई है। तो ट्रेडिशनल फ्यूल्स अभी भी मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, एंड जिस वजह से वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता है, इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन बेल कंडीशंस। अब ये क्या मुद्दा है, देखो आप लोग जानते हो, पहले मैं आपको बेल समझा देता हूँ। बेल पता क्या होता है, मान लो कोई पर्सन है, उसका ट्रायल होने वाला है या फिर अपील के माध्यम से वहाँ पहुँचा है, अगर उसको टेम्परेरी बेसिस के ऊपर हम रिलीज़ कर देते हैं उसको बोलते हैं बेल। आपने कई बार नोटिस पे सुनते रहते होंगे आप न्यूज़पेपर्स के अंदर भी कि कभी इसको बेल मिल गई, कभी उसको बेल मिल गई, है कि नहीं। तो हमारी सरकार का या हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना भी है कि जो बेल है वो तो रूल है, ठीक है ना, जेल एक्सेप्शन होनी चाहिए, ऐसा बोला भी जाता है। अब बेल मिलती कैसे है, यहाँ पर आपको ना सिक्योरिटी कुछ पैसे यहाँ पे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं बिफोर अ लीगल अथॉरिटी, ताकि आप गारंटी कर पाओ कि आप प्रेजेंट होगे कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक मुद्दा गया, शिव शंकर दास एंड पिंटू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दी। देखो मान लो कोई पर्सन है, और ये पर्सन कौन है, पॉलिटिकल पर्सन। अगर आप बोलोगे कि हाँ यार चलो इसको बेल दे देते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया था, उसको बेल मिल गई, पर उसको बेल ना इस कंडीशन पे दी कि अब ना आप जाके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप किसी कैंपेनिंग में नहीं जाओगे, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर मान लो ऐसी चीज़ें होती हैं तो डोंट यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल पर्सन है फिर तो इसका आपने पूरा काम ही ख़राब कर दिया। ऐसे तो किसी को भी गिरफ्तार कर लो, फिर बेल दे दो और बेल में लिख दोगे कि भैया ये बंदा पॉलिटिकल पार्टीज़ में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स के उसके अगेंस्ट है, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप उसको रोक नहीं सकते पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, तो किन किन कंडीशंस के अंदर बेल हो सकती है, देखो मान लो अगर आपके बेलेबल ऑफेंसेस है ना, तो अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा लगता है कि शायद इस बंदे ने क्राइम नहीं किया, या फिर ऐसा लगता है कि अभी और इंक्वायरी करनी ज़रूरत है, या फिर उस पर्सन के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा जहाँ पे डेथ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, या फिर 10 साल तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट के चांसेस होंगे, तो उस केस में भी दी जा सकती है बेल। अगर मान लो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो अगर कोई महिला है, कोई बच्चा है, तो उसको यहाँ पे बेल दी जा सकती है। अगर इनसफिशिएंट प्रूफ है या फिर प्रूफ प्रॉपर है ही नहीं, तो उस केस में बेल दी जा सकती है। अगर मान लो FIR फाइल करने के अंदर एक डिले हो जाती है तो वहाँ पर बेल दी जा सकती है। एंड साथ ही साथ अगर मान लो पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है, उस केस में भी बेल दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कुछ अपने डिसीजंस के अंदर ये बात बता रखी है, ठीक है ना, कि जब भी कोर्ट कोई भी अपना बेल दे, जैसे फॉर एग्जांपल खिलाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर बोला गया कि जब भी कोई बेल दी जानी है तो वहाँ पर कोर्ट्स को बहुत ही जुडिशली एक्ट करना होता है। बाकी हमारा जो सेक्शन 439 था CRPC का, वहाँ पर भी बताया गया था कि हाई कोर्ट या फिर कोई कोर्ट ऑफ सेशन वो डायरेक्ट कर सकता है किसी अक्यूज पर्सन को कि उनको बेल पे रिलीज़ किया जाए। राइट, एक आखिरी टॉपिक डिस्कस कर ले, दैट इज बोनस फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना अभी एक रिविजनरी बोनस इशू किया है फॉर द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। मैं आपको समझाता हूँ कि ये मुद्दा क्या है। देखो हमारी ना देश की सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस जो स्कीम है ना, वो आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ही है।
इसको 1884 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। पर्पस इसका ये था कि पोस्टल एम्प्लॉयज़ हो गए हमारे और आपके टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, उनके लिए एक वेलफेयर स्कीम दी जा पाए। देखो आप जानते होंगे इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, एक कोई पर्सन होता है, वो मान लो कुछ प्रीमियम पे करता है एंड अगर उसकी चीज़ अगेंस्ट में जाती है तो वो कहीं ना कहीं कंपनी वहाँ पे सारी चीज़ें रीइंबर्स करती है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के ना अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं। नॉर्मली जो देखने को मिलता है वो ये होता है कि आप हर महीने या हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करते रहते हो एंड एक सर्टेन टाइम तक, मान लो 10 साल तक आपने प्रीमियम दिया, अगर तो उसके बीच में आप इस पर्सन की डेथ नहीं होती है तो पूरा का पूरा पैसा विद जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो इसको मिल जाता है। पर अगर मान लो होती है इस पर्सन की बाई चांस, मतलब मान लो कई बार पर्सन की डेथ देखने को मिलती है, तो उसके जो नॉमिनीज होंगे, उसकी फैमिलीज होंगे, उसको जितना भी उसने वो कराया होगा बीमा, जितने भी अमाउंट का, उसको वो बीमा अमाउंट उसको मिल जाएगी। दिस इज़ हाउ एन इंश्योरेंस स्कीम्स वर्क्स। तो 1894 के अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम को फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी कवर कर दिया गया ऑफ द पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। एंड आज के समय के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, नेशनलाइज्ड बैंक, लोकल बॉडीज़, इस तरह से अलग अलग बहुत सारी एंटिटीज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस सर्विसेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऑफिसर्स एंड स्टाफ होते हैं वो भी इसी स्कीम के अंतर्गत कवर्ड रहते हैं। इसी तरह से आप नोटिस करो यहाँ पर अच्छे खासे आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। प्रीमियम बहुत ही कम पे करना पड़ता है। आप अपने नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हो, लगता है कि ये नॉमिनी ने किसी और बंदे को नॉमिनी बनाना है तो वो भी चीज़ करी जा सकती है। बाकी लोन की फैसिलिटी भी है। एंड कहीं ना कहीं अगर मान लो बीच में आपने कुछ टाइम के ऊपर आप प्रीमियम नहीं भी दे पाए तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, उसको पॉलिसी को आप दोबारा से रिवाइव कर सकते हो। तो 5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तब आप पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकते हो। उसी तरह से एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे जो एक्स RBI गवर्नर है RN मल्होत्रा जी, उन्होंने एक कमेटी थी, मल्होत्रा कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया कि यार जो रूरल लोग हैं ना, उनके लिए भी हमारे पास स्कीम होनी चाहिए। तो इस तरह से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को 1995 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। एंड आप नोटिस करोगे यहाँ पे रूरल पब्लिक इन जनरल एंड हमारे जो वीकर सेक्शंस हैं, वुमेन वर्कर्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, उनके अंदर इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो इस तरह से टोटल 6 अलग अलग स्कीम्स हैं आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत भी, जहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन के बेस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इसमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका एक बार क्विकली मैं आपसे आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। पहला कह रहा है कि मनी बिल अगर मान लो गवर्नर ने रिजर्व किया है प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन के लिए, उस केस में प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न भी कर सकता है। द आंसर इज फॉल्स। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता। दूसरा मैं बात करूं IAU की, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यहाँ पर इसको 1949 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, नहीं, ये 1919 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट ही, मतलब दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आपकी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है, दिस इज़ करेक्ट। मलावी की बात करें तो लैंडलॉक कंट्री है आपकी, सदर्न अमेरिका नहीं, ये आपकी साउथ ईस्ट अफ्रीका के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आज का एक होमवर्क रहेगा आपका रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। इसका आंसर मुझे आप बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड दूसरा आपका रहेगा MSP के रिगार्डिंग, तो इसका भी नीचे आप कमेंट्स के अंदर ही मुझे आप इसका भी आंसर बताइएगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक होमवर्क था आपका स्तूपा के रिगार्डिंग। स्तूपा के बारे में जो पहला स्टेटमेंट इसने लिखा है ना कि स्तूपा का जो ओरिजिन है वो बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है, ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो स्तूपा ये बुद्धिस्ट प्री बुद्धिस्ट टाइम में भी था, तो पहला आपका इनकरेक्ट है, बाकी दोनों ठीक हैं। तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड दूसरा अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा ना डिस्कस कर सकता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी दोनों यहाँ पे ठीक है। तो 1 and 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को आप भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।